हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से सीखेंगे अपन गॉस लॉ को। तो ये वीडियो आपकी गॉस लॉ की स्टार्टिंग वीडियो होगी या ओरिजिन वीडियो होगी। और गॉस लॉ अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही सेंट्रल कॉन्सेप्ट है जो कि कूलम्स लॉ से भी ज्यादा फंडामेंटल है। तो इस वीडियो में अपन पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे जिसके थ्रू हम गॉस लॉ को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले ये वर्ड जो फ्लक्स है इसका मतलब क्या है ये समझते हैं अपन। तो फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू फ्लो। तो वैसे तो हम किसी भी चीज के बहाव के बारे में जब बात करते हैं ना तो उसके फ्लक्स की बात आती है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लक्स हो सकता है, हीट फ्लो करती है तो हीट का फ्लक्स हो सकता है, हवा फ्लो करती है तो एयर का फ्लक्स हो सकता है, पानी फ्लो करता है तो वाटर का फ्लक्स हो सकता है। तो जो भी चीज फ्लो करती है उसके फ्लक्स को अपन डिफाइन करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और पहले के टाइम में क्या होता था, जब करंट वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था तो सब ये सोचते थे कि जो चार्ज है वो एक प्रकार का फ्लूइड है जो फ्लो कर सकता है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी स्पेस में फ्लो करती है और अपना इफेक्ट दिखाती है, ऐसा सोचते थे। तो इसी को लेके ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था। काफी पुरानी बात है पर आगे जाके देखा गया कि ये भी काफी यूजफुल एक कॉन्सेप्ट है और इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपन निकालना सीखेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अपन बात करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से पास कर रही होगी तो उसका हम एक फ्लक्स बताएंगे कि उस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बह रहा है। तो हम उस पर्टिकुलर एरिया से बहने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करेंगे। तो जैसा अपन समझ सकते हैं कि मान लो अपने पास एक एरिया है, ठीक है, ये मैंने एक एरिया मान लिया, इसका एरिया ए है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया को अपन ने ए बोला। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यार अगर इसमें से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे करके गुजर रही है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है फॉर इंस्टेंस, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई गुजर रही है तो इस पर्टिकुलर एरिया से जो गुजरने वाला फ्लक्स है उसको अपन फाई से डिनोट करते हैं। ये भी एक ग्रीक लेटर है फाई और इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हमने किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो अगर ई नॉट है और इस एरिया का एरिया कुछ ए है तो अपन ई नॉट इंटू ए करके फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अपन एक और चीज समझ सकते हैं कि मान लो कोई एरिया ए है, इसमें से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजर रही होगी तो हम ये बोलेंगे कि इस एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फ्लक्स अपन लिख सकते हैं फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके अलावा सोचो अगर ये एरिया ऐसा हो जाए मतलब अगर अपन को सामने से दिखाऊं तो ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी गुजर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस एरिया को पेनिट्रेट ही नहीं कर रही है। तो अपन उस केस में जो फ्लक्स होगा उसको जीरो बोल देते हैं क्योंकि इस एरिया से पेनिट्रेट करके कोई फील्ड नहीं जा रही। इस एरिया में से अगर फील्ड ऐसे पेनिट्रेट करके जाएगी तो हम उसका फ्लक्स डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिकली अपने दो बहुत ही सिंपलिस्टिक केसेस हो गए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया को पूरी तरीके से पेनिट्रेट करके जा रहा है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के थ्रू जा ही नहीं रहा तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं फ्लक्स जीरो हो गया। अब इसके अलावा आप सोच सकते हो कि एक और केस हो सकता है जिसमें अपना जो एरिया है वो सीधा ना हो के टेढ़ा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके उसको पेनिट्रेट कर रही हो, तब क्या होगा चलो देखते हैं। तो एक जनरलाइजेशन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मान लो अपना जो एरिया है वो इस तरीके से कुछ टेढ़ा रखा है और उसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट कर करके जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है अगेन क्योंकि इनके बीच का जो गैप है उसका गैपिंग सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं, एरिया ए मान लेते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं अगर मैंने इसका साइड व्यू देखा तो मुझे एरिया ऐसा कुछ दिखाई देगा और मैंने बोला अगर इस एरिया का परपेंडिकुलर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल अगर बना रहा है तो अपने को अब सोचना पड़ेगा कि कितना फ्लक्स इस एरिया में से एक्चुअली में गुजर रहा होगा। राइट, तो इसको सोचने के लिए अपन बोल सकते हैं अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि ये मैंने ब्लू कलर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। राइट, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। इसके अलावा मैं बोल सकता हूं ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि ये एरिया मेरा ए है तो अब यहाँ पे इस एरिया के साथ एंगल लेने का सेंस ये है कि अब मैं बोल पाऊंगा कि इस एरिया का एक कंपोनेंट ऐसा होगा परपेंडिकुलर टू द फील्ड और एक कंपोनेंट ऐसा होगा पैरेलल टू द फील्ड जिसको मैंने ये साइड में ऐसे करके बना रखा है। अब आप सोच सकते हो अगर ये एरिया ए है तो ये वाला क्या होगा, ये वाला एरिया होगा ए कॉस थीटा। ये एक्चुअली इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से जो बनेगा ये वाला। ठीक है, ये एरिया होगा ए कॉस थीटा और दूसरा वाला जो होगा वो ए साइन थीटा होगा। राइट, तो इस एनिमेशन में भी आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से कुछ कंपोनेंट्स ले लिए। Then we can resolve the area into components. One is the component of area that has cos theta, which is perpendicular to electric field. Another has sin theta, which is parallel to electric field. Here we just analyze it carefully. We can write that उसमें हमने देखा था
जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल वाला एरिया होगा उसमें से तो फील्ड जाएगी नहीं, तो फ्लक्स उसमें से 0 होगा, और इसमें से जो फील्ड जाएगी उसी का फ्लक्स होगा। तो हम ये बोल सकते हैं इस वाले एरिया में से जो फ्लक्स जाएगा दैट विल बी ई ए कॉस थीटा, वेरएज इस वाले में से जाने वाला फ्लक्स जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हम इसको, ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया, इसको थोड़ा जनरलाइज भी अपन कर सकते हैं। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि अगर मैं सोचूं कि मुझे कॉस थीटा किस वेक्टर प्रोडक्ट में मिलता है, तो अपने को याद आएगा कि डॉट प्रोडक्ट में अपने को कॉस थीटा मिलता है। इसी तरीके से अब की बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, परंतु अभी तक जो ए था वो हमारा एरिया था, और वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। तो अगर मैं एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करूं तो मैं देख पाऊंगा कि यहाँ पे देखो ई डॉट ए टाइप का अपन कुछ वेक्टर प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा उस वेक्टर प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो अगर मैं एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करूं तो फ्लक्स को अपन डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। ठीक है, अब ये एरिया वेक्टर क्या होता है इसको थोड़ा अपन डिटेल में समझते हैं। तो इन जनरल मैं फ्लक्स को ई डॉट ए करके बता पाऊंगा आपसे, तो ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लिए, इस वजह से ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी तब क्या करोगे? तब अपन को हर छोटे छोटे एरिया वेक्टर के थ्रू, जैसे इसका एरिया वेक्टर डी ए इधर आएगा, तो डी ए इंटू ई इंटू कॉस थीटा, इस तरीके से करना पड़ेगा, ई डी ए कॉस थीटा, राइट। इसी तरीके से यहाँ का एरिया वेक्टर अलग होगा, यहाँ का फील्ड हो सकता है अलग हो, तो अपन को यहाँ पे E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा कर करके फ्लक्स निकालना पड़ेगा। सो इन जनरल अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, जो फ्लक्स का फॉर्मूला बनता है वो बनता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया वेक्टर लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा के हम इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के लिए कर देंगे, तो ओवरऑल हमको फ्लक्स अपन को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्लक्स को याद रखना कि जनरल हमको कैसे लिखना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। और इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एरिया वेक्टर के बारे में थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक छोटा सा मैंने सरफेस एरिया लिया, इस तरीके से इस प्लेन में एक सरफेस एरिया है। ठीक है, अब इस सरफेस एरिया से मैं बोल सकता हूँ कि एक परपेंडिकुलर वेक्टर में बना सकता हूँ जो कि इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। और अगर मैं बोलता हूँ इस सरफेस का जो एरिया है वो कुछ ए है, और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनाया हूं इसकी डायरेक्शन कुछ एन कैप है, क्योंकि अपन डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। और अगर आपको वेक्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो वेक्टर की प्लेलिस्ट आप जरूर से देखिएगा। तो इसका एरिया वेक्टर अपन बताने के लिए ये जो एरिया का मैग्नीट्यूड है कि उसका सरफेस एरिया कितना है, और डायरेक्शन के लिए एन कैप है अपने पास, तो एरिया वेक्टर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एरिया इंटू उसकी डायरेक्शन मतलब एन कैप। ऐसे करके अपन एरिया वेक्टर को बताते हैं। पर यहाँ आपके दिमाग में एक और बात आई होगी कि सर एरिया वेक्टर तो नीचे की तरफ भी आ सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ भी एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपन बना सकते हैं, राइट। तो मैं ये बोलूंगा हाँ, नीचे की तरफ भी डेफिनेटली आप एरिया वेक्टर ले सकते हो, उसका भी वैल्यू ए इंटू एन कैप आएगा, लेकिन नीचे की तरफ है तो कुछ और डायरेक्शन हो जाएगी। मान लो मैं एन की जगह कुछ पी कैप बोल देता हूँ, नीचे की डायरेक्शन को पी कैप बोल दे रहे हैं। पी कैप की वैल्यू फिलहाल के लिए माइनस एन कैप है, क्योंकि जो अपना एन कैप है वो ऊपर की तरफ है और पी जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। इस सरफेस से एन ऊपर की तरफ है और जो पी है वो नीचे की तरफ है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो नीचे की तरफ जो एरिया वेक्टर आएगा उसको अपन ये ए इंटू पी कैप बोल सकते हैं, इसको मैं ए डैश वेक्टर नाम से बोल देता हूँ। ठीक है, तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ भी आ सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है, राइट। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एरिया आएगा कैसे या कितने प्रकार के एरिया हो सकते हैं। तो एक्चुअली में दो प्रकार के एरिया हो सकते हैं, दो प्रकार की सरफेसेस होती हैं। तो इन सरफेसेस के नाम होते हैं ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस। तो ओपन और क्लोज सरफेस जो होती है उसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जो अपना ओपन सरफेस होता है ना, उसमें जो स्पेस है उसके दो हिस्से नहीं हो पाते। मतलब यहाँ जो रीजन है यहाँ भी वही रीजन है, इस साइड जो हवा घूम रही है इधर भी वही हवा घूम रही है। लेकिन जो क्लोज सरफेसेस होते हैं ना, उसमें जो हमारी सरफेस है ये सरफेस स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक इंटरनल स्पेस और एक एक्सटर्नल स्पेस। मतलब अंदर और बाहर का प्रॉपर डिवीजन हो जाता है, अंदर और बाहर में कोई कांटेक्ट नहीं रह जाता, क्योंकि ये सरफेस एक बाउंड्री की तरह ट्रीट कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे कोई बाउंड्री जैसा कुछ नहीं होता, ओपन सरफेस ऐसी होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ एक कटोरी ले लो, कटोरी कर्व्ड है, राइट, परंतु ये कटोरी भी एक ओपन सरफेस है, क्योंकि यहाँ पे हवा जो है इस तरफ और इस तरफ एक ही हवा घूम रही है। लेकिन अगर आपने ऊपर से कटोरी के ढक्कन लगा दिया तो अब वो कटोरी पैक हो गई पूरी तरीके से, राइट। इधर से आपने ढक्कन लगा दिया, अब कटोरी हो गई पैक, तो उसका अंदर एक अलग पार्ट हो गया, बाहर एक अलग पार्ट हो गया। तो अपन बोलते हैं इंटरनल रीजन एंड एक्सटर्नल रीजन। तो अब ये कटोरी जो है क्लोज सरफेस बन गई। पहले जब ढक्कन नहीं लगाया था
तब वो ओपन सरफेस थी। तो सरफेसेस का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि जब अपन फ्लक्स डिफाइन करते हैं ना तो उसमें दो चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। अब एरिया आपका ओपन सरफेस का एरिया हो सकता है या फिर क्लोज सरफेस का एरिया हो सकता है। इसी तरीके से जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म फील्ड हो सकती है या वेरिएबल फील्ड हो सकती है। तो ये सारे केसेस अपन को समझने पड़ेंगे। तो इन केसेस को समझने से पहले थोड़ा सा अपन एक साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। सपोज अपने पास कोई एक एरिया है, ठीक है, ये मैंने एक ऐसा टाइप का एरिया बना दिया है, ठीक है। अब इसमें से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से पेनिट्रेट करके जा रही है, ठीक है। तो अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब इसके लिए जो एरिया वेक्टर है वो आप इस तरफ भी बना सकते हो, ए वेक्टर ले लेता हूं मैं, और पीछे की तरफ भी बना सकते हो, ए वेक्टर ले लेता हूं मैं। तो अपन ये बोलते हैं कि अगर मैं सोचू ये राइट साइड में यहां पे अगर फ्लक्स लिखूं तो इस तरफ से अगर मैं फ्लक्स सोचूंगा तो इस तरफ से हम फ्लक्स बोलेंगे फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, क्योंकि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है ये दोनों सेम ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो इनका एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, तो हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री। तो हमारा फ्लक्स आउट कमिंग हो जाएगा ई इंटू ए। इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट साइड को सोचोगे, इस तरफ में सोचोगे, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो पीछे की तरफ है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि इस तरफ से अगर देखें, पीछे की तरफ से देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया के अंदर जा रही है, गोइंग इनटू द प्लेन या इनटू द सरफेस। तो अपन बोलेंगे फाई गोइंग इनटू द सरफेस। तो इनकमिंग फ्लक्स अपन लिख सकते हैं ई ए कॉस 180, और हमको पता है cos 180 -1 होता है। तो फाई कमिंग इन या फाई गोइंग इन जो लिखे इनकमिंग फ्लक्स, तो वो जाएगा माइनस ई ए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं बोलूं कि किसी एरिया में से फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर कितनी आ रही है तो वो पॉजिटिव होती है, और किसी एरिया में अंदर कितनी फील्ड जा रही है तो वो नेगेटिव होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं चाहे ओपन सरफेस हो चाहे क्लोज सरफेस हो, जब भी आप ध्यान रखना किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पेनिट्रेट करके जा रही होगी तो उसको अपन इनकमिंग फ्लक्स बोलेंगे, उस सरफेस में अंदर जा रही है। तो वो जो फ्लक्स होता है वो हमेशा नेगेटिव लेते हैं। लेकिन अगर किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के बाहर जा रही है तो वो जो फ्लक्स होगा उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये साइन कन्वेंशन आप ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है, मान लो एक बॉल है अपने पास, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से एंटर करती है और स्फीयर में से यहां से एग्जिट करती है। तो हम बोलेंगे इस वाले साइड के लिए हम बोलेंगे फ्लक्स अंदर कितना जा रहा है, तो ये जो फ्लक्स होगा ये नेगेटिव होने वाला है। क्यों नेगेटिव होगा भाई? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आ रही है। तो अपन बोलेंगे एरिया इधर है, फील्ड इधर है, इनके बीच का एंगल 180, तो नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा। वेयर एज आप राइट साइड में देखोगे यहाँ पे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ही आएगा, एरिया है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है और एरिया वेक्टर भी बाहर है। तो यहाँ पे जो अपना फ्लक्स होगा, फ्लक्स आउट, तो ये पॉजिटिव होगा। तो किसी एरिया में फील्ड अगर अंदर घुस रही है तो नेगेटिव फ्लक्स होता है, और एरिया में से फील्ड बाहर निकल रही है तो पॉजिटिव फ्लक्स होता है। इसका मेन यूटिलिटी है क्लोज सरफेस के लिए। जब भी आप एक क्लोज सरफेस लोगे ना तो उसका जो एरिया वेक्टर होता है इट इज ऑलवेज आउट ऑफ द सरफेस। तो हम एरिया वेक्टर ऑन अ क्लोज सरफेस हमेशा ट्रेडिशनली बाहर की तरफ लेते हैं, ठीक है। ओपन सरफेस के लिए थोड़ा डायलेमा रहता है कि किस तरफ बाहर लूं, इसको बाहर लूं कि इसको बाहर लूं, वो डिपेंड करता है। पर हमेशा ध्यान रखना क्लोज सरफेस के लिए इन एंड आउट वाली बात हमेशा ट्रू रहने वाली है। ओपन के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे तो अपन समझ जाएंगे कि किसको इन और किसको वो आउट बोलना चाहता है, ठीक है। ये कन्वेंशन थोड़ा सा आप ध्यान रखना। देन इसके बाद कुछ छोटे छोटे केसेस में करके आपको दिखाता हूं जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे करके कैलकुलेट अपन कर सकते हैं, वो अपन को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। तो सपोज हमारे पास एक डिस्क है और क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि यार इस डिस्क में से कितना फ्लक्स आ रहा होगा, इस तरीके से कितना फ्लक्स आ रहा होगा क्वेश्चन है। तो अगर मैं बोलूं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई जा रही है और इस डिस्क का रेडियस आर अपन को गिवन है, तो हम फ्लक्स सीधा सीधा बोल सकते हैं। फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ई ए कॉस 0 डिग्री आप लिखोगे। कॉस 0 कैसे हो रहा भाई? एरिया वेक्टर इस तरफ मैं ले रहा हूँ, तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स आप लिख लोगे ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और कॉस 0 तो अपना 1 बन जाता है। तो इस डिस्क से गुजरने वाली जो फ्लक्स है वो ई इंटू पाई आर स्क्वायर अपन बोल सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन में अपन को स्पेसिफिकली बोले कि इस डिस्क में कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो आप बोलोगे पीछे से कितना एंटर कर रहा है, तो पीछे आप लोग एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 180 डिग्री, तो वो नेगेटिव होगा।
तो हम बोल पाएंगे फ्लक्स एंटरिंग द डिस्क विल बी नेगेटिव, जो पीछे से एंटर कर रहा होगा, और जो बाहर से निकल रहा होगा, सामने की तरफ से निकल रहा होगा, अपन बोल सकते हैं वो होगा फ्लक्स एग्जिटिंग द डिस्क, तो वो पॉजिटिव में ही आने वाला है। तो एंटरिंग कितना हो रहा है माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, एग्जिटिंग कितना हो रहा है ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और ओवरऑल अगर हमसे पूछे फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क तो आप ई इंटू पाई आर स्क्वायर ही लिख लेना, क्योंकि वो पॉजिटिव फ्लक्स ही अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने पास एक स्फीयर हो तब कैसा होगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक स्फीयर है, ठीक है। अब इस स्फीयर में से जब फ्लक्स गुजरेगा तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो अपने सामने एक स्फीयर रखा सपोज, ठीक है, अब उसमें से जब फ्लक्स गुजरेगा तो आप ऐसा सोचो ना कि इस स्फीयर को आप दो पार्ट्स में तोड़ लो, आधे आधे दो हेमिस्फीयर आप ले लो, ठीक है। अब सोचो ये जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये तो सर्कल सा होगा, अब यहाँ पे जो भी फील्ड लाइन गुजरेगी वो इस एरिया में से ही गुजर के इसके थ्रू जाएगी, राइट। तो हम ये बोलेंगे इस एरिया में से जितनी फील्ड लाइन जाएंगी उतनी ही फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी, राइट। तो ऐसे करके भी अपन फ्लक्स निकाल सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। तो अपन ये बोल सकते हैं इस स्फीयर के लिए हम एक प्रोजेक्टेड एरिया ऐसा लिख सकते हैं जो कि पाई आर स्क्वायर प्रोजेक्टेड एरिया होगा, एक सर्कल बनेगा उसके बीच में, राइट, एक डिस्क जैसा। तो हम ये बोल सकते हैं इस तरफ से फ्लक्स एंटर कर रहा होगा और इस तरफ से फ्लक्स निकल रहा होगा। तो अगर हमसे अलग अलग पूछता है कि फ्लक्स एंटरिंग बताओ फ्लक्स एग्जिटिंग बताओ, तो उसके लिए अपन बोलेंगे देखो इस तरफ में जो हम प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे उसका एरिया वेक्टर इस तरफ ले लो, मतलब ये जो हेमिस्फीयर है उसका प्रोजेक्टेड एरिया इस तरफ हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें एंटर कर रही है इधर, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो फ्लक्स गेटिंग इन, तो आप लिख सकते हो E, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लो, E इंटू एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 180। तो फ्लक्स एंटरिंग द स्फीयर विल बी माइनस E इंटू प्रोजेक्टेड एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, राइट। इसके अलावा कितना फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स कमिंग आउट, उस केस में आप सोचोगे इस हेमिस्फीयर का जो भी एरिया वेक्टर होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसे सारे एरिया वेक्टर होंगे, उनका जो रिजल्टेंट एरिया होगा वो इसी तरफ आने वाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया भी इधर है, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। तो फ्लक्स कमिंग आउट विल बी E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0। तो अपना फ्लक्स कमिंग आउट की वैल्यू हो जाएगी E इंटू पाई आर स्क्वायर, पॉजिटिव में ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट केस में अपन एक कोन के बारे में सोच सकते हैं, जिस केस में कोन में इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है। नेक्स्ट केस में अपन एक कोन के बारे में सोच सकते हैं जिसमें अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से कुछ इस कोन में से गुजर रही है, राइट। तो यहाँ पे भी अगेन ये प्रोजेक्टेड एरिया वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। तो कोन के लिए आप अगर सोचोगे एक प्रोजेक्टेड एरिया, तो वो ऐसा एक ट्राइंगल सा बनेगा, राइट। इस ट्राइंगल में से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गुजर रहा होगा और इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस इसका ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस मतलब डायमीटर, तो 2 इंटू रेडियस इंटू हाइट ले लो h, तो इसका एरिया हो जाएगा r इंटू h इस केस में। अब अगेन हमसे पूछ सकता है कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है कितना फ्लक्स एग्जिट कर रहा है। देखो ओवरऑल अगर फ्लक्स कोई पूछ ले हमसे कि नेट फ्लक्स बताओ क्या होगा, जितनी फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही होंगी उतनी फील्ड लाइंस इसमें से निकल भी रही होंगी, तो नेट फ्लक्स तो ओवरऑल 0 होने वाला है। लेकिन अगर हमसे अलग से पूछे कि कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है और कितना फ्लक्स एग्जिट कर रहा है, तो उस केस में आप बोल सकते हो यहां से फ्लक्स इनटू जो जा रहा है वो हो जाएगा E इंटू आर एच इंटू कॉस 180। आप बोलोगे जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा उसका एरिया वेक्टर इस तरफ आने वाला है, क्योंकि हम हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं किसी क्लोज सरफेस से एरिया वेक्टर को। तो यहाँ पे जो आपका फ्लक्स इनवर्ड आएगा वो आ जाएगा माइनस E इंटू आर इंटू एच। इसी तरीके से बाहर कितना फ्लक्स जाएगा, मतलब ऐसे करके इस प्रोजेक्टेड एरिया से बाहर कितना फ्लक्स निकलेगा, तो फ्लक्स कमिंग आउट को आप लिख दोगे E इंटू आर इंटू एच कॉस 0 डिग्री। तो ऐसे करके आप प्रोजेक्टेड एरिया का इस्तेमाल करके भी काफी सारा फ्लक्स का कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा फ्लक्स कैसे कैसे पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, उसको थोड़ा सा और डिटेल में अपन समझते हैं। याद करो जैसे अपने पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, तो अपन ने फील्ड लाइंस बनाई थी, जैसे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलती है और नेगेटिव पे एग्जिट करती है, राइट। हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और माइनस पे टर्मिनेट होती है। अपन ने फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में सीखा ही ऑलरेडी, है ना। यहाँ से फील्ड ऐसी निकली, यहाँ से ऐसी निकलेगी, यहाँ से ऐसी गई, ऐसी और ऐसी, यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे सोच सकते हो अपन कि यहाँ पे एक मैंने क्लोज सरफेस माना, उस पॉजिटिव चार्ज को बंद करते हुए क्लोज सरफेस माना, यहाँ पे भी एक क्लोज सरफेस माना, ठीक है। इस सरफेस को मैं S1 नाम देता हूँ, इस वाले को S2 नाम देता हूँ, यहाँ बीच में एक स्पेस मान लिया, इस क्लोज सरफेस को मैंने S3 मान लिया और पूरे दोनों चार्जेस को बंद करते हुए मैंने एक सरफेस S4 मान लिया। तो हमसे पूछता है ये S1, S2, S3, S4 में से फ्लक्स बताओ, तो एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। फ्लक्स S1 से जो जा रहा होगा वो पॉजिटिव होगा, कैसे, देखो
इसमें से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा बाहर की तरफ ही निकल रहे हैं, राइट। एक स्फेरिकल सरफेस अपन ने मानी, उसमें से जो हमेशा सारी फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ निकल रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है। और जो एरिया वेक्टर होगा क्लोज सरफेस के लिए वो भी बाहर की तरफ होता है, तो E डॉट A इंटू कॉस 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट का जो कॉस होगा वो 0 डिग्री पे होगा, तो कॉस 0 1 होता है, तो जो S1 का फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से आप S2 के बारे में सोच सकते हो। S2 में क्या हो रहा है, जितनी भी फील्ड लाइंस है वो इसके अंदर आ रही है ना। लेकिन अपन को पता है जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर कैसा होता है, एरिया वेक्टर इज अवे फ्रॉम द सरफेस। तो एरिया वेक्टर बाहर होगा लेकिन फील्ड अंदर घुस रही होगी, तो इनके बीच में 180 डिग्री बनेगा हर छोटे छोटे एलिमेंटल एरियाज के लिए। तो अपन बोल सकते हैं फ्लक्स फॉर द सरफेस S2 विल कम आउट टू बी नेगेटिव। सिमिलरली आप अगर S3 के बारे में सोचो तो S3 में आपको देखने मिलेगा यहाँ जितनी फील्ड लाइन अंदर जा रही है उतनी बाहर भी आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फ्लक्स कुछ घुस रहा है तो यहाँ पे उतना ही फ्लक्स निकल भी तो जा रहा है। तो ऐसे किसी सरफेस में जहां पे अपन को देखने को मिलता है कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी एग्जिट भी कर जा रही है, तो उस सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो 0 हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं सरफेस 4 से फ्लक्स बोलूं तो सरफेस 4 से फ्लक्स अपन देख सकते हैं कि भैया देखो सरफेस जो 4 है ये पूरा बड़ा सा सरफेस है, इसके अंदर एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव भी है। जितनी भी फील्ड लाइंस में से निकली होंगी वो सारी जाके नेगेटिव वाले चार्ज पे टर्मिनेट हुई होंगी। तो अपन बोल सकते हैं इसमें से भले 1 करोड़ लाइन निकली हो लेकिन वो सारी की सारी जाके इस माइनस पे खत्म भी होगी। तो कुछ लाइंस हो सकता है बाहर गई हो पर वो घूम के तो अंदर ही वापस आनी है। तो नेट इसमें से फ्लक्स अपन जो बोलेंगे वो 0 हो जाएगा। क्यों? नेट जो अपन फील्ड लाइंस अगर गिने जितनी बाहर जा रही है और जितनी अंदर आ रही है वो तो बराबर ही है, तो फ्लक्स का यहाँ पे अपन 0 बोल देंगे। तो हमको ये भी एक समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से अपन कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर या एग्जिट कर रही हैं वो भी बता सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो हम ये बोल सकते हैं जो भी फ्लक्स होता है इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू द सरफेस। अगर किसी सरफेस से फील्ड लाइंस ज्यादा जा रही है तो उसमें से फ्लक्स क्रॉसिंग भी ज्यादा होगा, और अगर फील्ड लाइंस कम जा रही है तो उसमें से फ्लक्स भी कम होगा। और अगर किसी क्लोज सरफेस में से नेट फ्लक्स 0 है तो अपन ये बोल सकते हैं जितनी फील्ड लाइन निकल रही होंगी उतनी आ भी रही होंगी, ऐसा भी हो सकता है, या फिर उसके अंदर कोई चार्ज ना हो ऐसा भी हो सकता है। इसको अपन गॉस लॉ में और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो अपन इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक फाइनल केस देख लेते हैं जिसमें हम एक सिलेंडर में से जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इस केस में आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार देखो ये एक सरफेस है जहां से फील्ड एंटर कर रही होगी और ये एक सरफेस है जहां से फील्ड एग्जिट कर रही होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों सरफेसेस प्लस ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस, इन तीनों सरफेसेस में से जितनी फ्लक्स गुजरेगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगी, उनको तीनों को सम करके भी अपन बता सकते हैं, क्योंकि जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, राइट। तो अपन ये बोलेंगे कि ये फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका फायदा कैसे उठाया जाए, ऐसे इंडिविजुअली निकाल के अपन एड अप भी कर सकते हैं और टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो अपन ये बोलेंगे इस सरफेस में से कितना फ्लक्स एंटर कर रहा होगा, फ्लक्स इन बराबर ई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप देखोगे इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा जबकि फील्ड अंदर जा रही है, तो cos 180, तो अपन लगा देंगे cos 180। तो फ्लक्स गोइंग इन आ जाएगा माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली इस वाली सरफेस में से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, फ्लक्स आउट, तो वो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री आप लगाओगे। 0 क्यों लगाओगे, एरिया वेक्टर भी इधर है, फील्ड भी इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा फ्लक्स आउट हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर इटसेल्फ, राइट। अब आप सोचो जो कर्व्ड सरफेस है, उस कर्व्ड सरफेस में से आप सोच सकते हो अगर ये कर्व्ड सरफेस है तो इसमें से जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा, राइट, इस तरीके से। लेकिन फील्ड जो है वो इसके अंदर में से ऐसे गुजर रही है, तो फील्ड अगर इधर है और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है हमेशा, तो अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इज ऑलवेज एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो इसमें से जाने वाला जैसे एरिया वेक्टर यहाँ पे होगा तो अपन छोटा सा एरिया वेक्टर डीए ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ का फ्लक्स लिखने जाऊंगा तो ये लिखूंगा, फ्लक्स लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए इंटू कॉस 90। तो आप देखो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर होंगे यहाँ पे, छोटे छोटे आप एरियाज कंसिडर कर लो, छोटे छोटे एरिया वेक्टर लोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो हर केस में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो वो परपेंडिकुलर होने की वजह से ये टोटल फ्लक्स जो निकल के आएगा वो 0 आने वाला है इस कर्व्ड सरफेस से। तो अगर मैं ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकूं इस सिलेंडर से तो उसका आंसर आएगा 0, क्योंकि ये वाला और ये वाला जुड़ के तो खत्म ही हो जाने वाला है और कर्व्ड सरफेस में से जाने वाला फ्लक्स वो ऑलरेडी 0 है।
तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना आई होप सीख गए होगे और इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम गॉस लॉ को भी बताएंगे और मैं आपसे एक और नई चीज शेयर करूंगा सॉलिड एंगल और उसका इसमें इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो भी अपन सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना सो दैट नेक्स्ट वीडियो आपको फटाफट मिल जाए और उसको आप एंजॉय करके सीख सको। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहो और खुश रहो। टिल देन बाय बाय।